तो वर्षा क्यों होती है? हम लोगों ने ये सीखा था कि वर्षा इसलिए होती है क्योंकि जो पानी की बूंदें हैं वो आर्द्रता ग्राही यानी धूल कण के साथ मिलकर एक बड़ी पानी की बूंद बना लेती हैं, जिससे कि उस बूंद का भार ज़्यादा होने से गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे आती हैं, जिसे हम वर्षा कहते हैं। अब वर्षा बादल से होती है और बादल दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे बादल जो ऊर्ध्वाधर बनते हैं, उनसे गरज के साथ, चमक के साथ तीव्र गति से वर्षा होती है, जिन्हें क्यूमुलोनिम्बस कहा जाता है। और ऐसे बादल जो क्षैतिज होते हैं उनमें बहुत बड़े क्षेत्र में रिमझिम रिमझिम वर्षा होती है, जिसे स्ट्रेटो क्यूमुलो स्टेटस कहते हैं, यानी कि वो क्षितिज बादल होते हैं। पर प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में बादल फटने की घटना कहाँ होती है और क्यों होती है? क्या पॉसिबिलिटी है मध्य प्रदेश में बादल फटने की घटना को? तो पहले बादल फटने की घटना को समझ लीजिए। हम बादल फटने की घटना तब होती है जब दोनों किसी पर्वत के दोनों ढालों पर आर्द्र वायु का आरोहण होता है। आर्द्र वायु का मतलब ऐसी वायु जिसमें जलवाष्प की मात्रा होती है, और जब जलवाष्प वाली वायु ऊपर की ओर जाती है तो जलवाष्प ठंडी होकर पानी का बूंद लेती है और वही पानी की बूंद वर्षा कराती है। तो जब किसी पर्वत की दोनों ढालों से यदि वायु जो आर्द्र हैं अगर वो चढ़ती हैं, तो वो पीक पर जाकर यानी चोटी पे जाकर संघनित होकर एक बहुत बड़े बादल का निर्माण करती हैं और तीव्र गति से वर्षा होती है, जिसे हम बादल फटने की घटना कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि सर अगर दोनों ढालों से नहीं चढ़ती है, अलग अलग ढाल से चढ़ती हैं उतरती हैं, तो क्या होता है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। मानकर चलना कि ये ढाल ए है जिससे कोई वायु ऊपर चढ़ रही है, और ये ढाल बी है जिससे कोई वायु नीचे उतर रही है। तो ढाल ए से चढ़ने वाली वायु को पवनमुखी कहते हैं और ढाल बी से उतरने वाली वायु को पवन विमुखी कहते हैं। आर्द्रता वाली वायु का ठंडा होना, जलवाष्प में कन्वर्ट होना एक ताप में परिवर्तन के कारण होता है, जिसे एडियाबैटिक तापीय परिवर्तन कहते हैं। तो अब एक बात आता है कि एडियाबैटिक तापीय परिवर्तन से क्या होगा, तो बोल देना बादल बनते हैं, और डायाबैटिक तापीय परिवर्तन से कोहरा बनता है। यानी जमीन पर अगर बादल बन गए तो डायाबैटिक तापीय परिवर्तन, और आसमान में बादल बन गए तो एडियाबैटिक तापीय परिवर्तन। डायाबैटिक तापीय परिवर्तन से कोहरा होता है और एडियाबैटिक तापीय परिवर्तन से बादल बनते हैं, यानी वर्षा होती है। अब इस पर्वत के ऊपर जो आर्द्र वायु जा रही है तो इसे कहते हैं हम पर्वतीय वर्षा। लेकिन जब आर्द्र वायु पवनमुखी ढाल से ऊपर यानी कि पवनमुखी ढाल से ऊपर जा रही होती है, तो पहले यह वर्षा तीव्र गति से कराती है और बाद में यह मंद गति हो जाती है। तो जब ढाल के ऊपर चढ़ते हुए पानी पहले तेज बरसे फिर पानी कम बरसे, तब इसे वर्षा का प्रतिलोमन कहते हैं। एमपीपीएससी मेंस ने 3 नंबर में प्रश्न पूछा था। तो वर्षा का प्रतिलोमन कहाँ होता है? ऐसी ढाल जहाँ से पवन ऊपर की ओर चढ़ रही हो। पवन का ऊपर जाना आरोहण कहलाता है और पवन का नीचे उतरना अवरोहण कहलाता है। अब जब यह पवन ऊपर जाती है तो बादल ऊपर जाके खाली हो जाते हैं और चोटी पे जाके देखते हैं, इसे पताका मेघ कहते हैं। तो पताका मेघ तब बनते हैं जब कोई भी बादल पानी बरसाकर ऊपर चोटी पर पहुंच जाते हैं। अब ये पताका मेघ नीचे उतरने वाले होते हैं, और नीचे उतरते हैं तो ताप में परिवर्तन होता है, जिसे हम एडियाबैटिक तापीय परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर पानी कम बरसता है या ना के बराबर बरसता है, इसीलिए बी ढाल पर जो उतरती है उसे बोलते हैं पवनमुखी ढाल, और यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है तुम्हारा पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट में अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट के ये वाले हिस्से में पवनमुखी है, और पश्चिमी घाट के इस वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो पवन विमुखी है। पश्चिमी घाट के इस वाले हिस्से पे देखेंगे तो पवन विमुखी है, और पश्चिमी घाट के इस वाले हिस्से पे देखेंगे तो पवनमुखी है। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि ये पश्चिमी घाट इस प्रकार से कटा हुआ होता है। तो जब ये घाट कटा होगा तो जो जो पवने हैं वो पवने कुछ इस प्रकार से इस दर्रे से अंदर प्रवेश करती हैं। तो जब पवने दर्रों से अंदर प्रवेश करती हैं तो उसे बोलते हैं बिंड गैप। बिंड गैप दर्रों के द्वारा होती है, नदियों की घाटियों में होती है। अब मैं क्या बताने वाला हूँ कि मध्य प्रदेश में बादल फटने की घटना कहाँ होती है। तो मध्य प्रदेश की बादल फटने की घटना हो सकती है अमरकंटक में। उसका कारण मैं बताता हूँ। अरब सागर की शाखा को 3 भाग में विभाजित किया जाता है। पहली शाखा जो पश्चिमी घाट से जाकर टकराती है, दूसरी शाखा है जो नर्मदा घाटी में प्रवेश कर जाती है, और तीसरी शाखा है जो अरावली के समानांतर हो जाती है। जब ये अरावली के समानांतर होगी तो जब भी कोई पवन आर्द्र वाली किसी पर्वत के समानांतर होती है तो वर्षा नहीं कराती है। पर्वतीय वर्षा तभी होगी जब कोई आर्द्र वायु पर्वत के लंबवत होगी। तो इसीलिए अरावली के पश्चिम में मरुस्थल का निर्माण होता है। मरुस्थल का मतलब ऐसे प्रदेश जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। भारत में 2 प्रकार के मरुस्थल मिलते हैं, शीत मरुस्थल और उष्ण मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल में थार आता है और शीत मरुस्थल में लद्दाख क्षेत्र आता है। और लद्दाख क्षेत्र में नदी बहती है सिंधु, इसीलिए सिंधु नदी बेसिन को भी मरुस्थल के अंतर्गत काउंट किया जाता है। हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, हमारा मुद्दा मध्य प्रदेश है।
जैसे ही ये वायु आती है, आर्द्र वायु अरब सागर की, कोरिलस फोर्स के कारण यह नर्मदा घाटी में प्रवेश कर जाती है और ये वाला अमरकंटक है जहाँ से नर्मदा नदी निकल रही है। तो इमेजिन करिए कि ये आर्द्र वायु इस प्रकार से आगे जा रही है और अमरकंटक तक पहुंच गई। यहीं पर एक नदी है महानदी बेसिन, जो अमरकंटक के दक्षिण पूरब में सिंहवा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकल रही होती है। तो ये जो अमरकंटक नदी से समीप से निकलती है महानदी, इसका मुहाना बनता है बंगाल की खाड़ी में। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा है, वो इस महानदी बेसिन के अंदर विंड गैप की सहायता से, क्योंकि मैंने कहा है नदी का बेसिन विंड गैप हो सकता है, उसकी सहायता से यह अमरकंटक के ढाल पर पहुंचने के चांसेस हो जाते हैं। तो मानकर चलना ये जो पर्वत है ये अमरकंटक है, ये जो शाखा आ रही है ये नर्मदा घाटी से है, और ये वाली जो शाखा आ रही है ये तुम्हारी महानदी बेसिन से शाखा आ रही है। और इन दोनों नदियों की शाखाओं से जब ये पर्वत अमरकंटक पर एक साथ एक समय आर्द्रता लेकर पहुंचती है, तो मध्य प्रदेश में बादल फटने की घटना प्रारंभ हो सकती है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश की बादल फटने की घटना प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न ये है कि ये बताइए कि मध्य प्रदेश में तो ठीक है बादल फटने की घटना हो रही है,